नमस्कार, मैं डॉक्टर भाऊसाहेब नड़े सुंदरराव सोलंकी महाविद्यालय के हिंदी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूं और आज मैं आपके सामने साहित्य की अवधारणा और स्वरूप इस विषय को लेकर अपने विचार रखने के लिए उपस्थित हूं। आज मैं आपके सामने यह बात 3 वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने रखने वाला हूं। उनमें से पहले वीडियो में साहित्य इस शब्द का अर्थ और उसकी व्याप्ति को देखने वाले हैं। दूसरे वीडियो में हम साहित्य की अवधारणा और स्वरूप को लेकर संस्कृत के आचार्य, हिंदी के आचार्य एवं पाश्चात्य विद्वानों ने जो परिभाषाएं दी है उन परिभाषाओं को देखने वाले हैं। तो तीसरे वीडियो के अंतर्गत साहित्य शब्द का अर्थ और व्याप्ति तथा अलग अलग विद्वानों ने दी हुई परिभाषाएं हैं, उन सभी को देखने के बाद जो लक्षण एवं विशेषताएं उभर कर सामने आती है उन लक्षण और विशेषताओं को लेकर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए पहले वीडियो में हम साहित्य इस शब्द का अर्थ और उसकी व्याप्ति को देख लेते हैं। हम देख लेते हैं कि 7वीं 8वीं शताब्दी तक साहित्य इस शब्द के लिए काव्य शब्द आरंभ से प्रयुक्त होता रहा। 7वीं 8वीं शताब्दी के बाद काव्य के साथ साथ साहित्य शब्द का प्रयोग होता रहा और यह प्रयोग 17वीं 18वीं शताब्दी तक चलता रहा। 17वीं 18वीं शताब्दी के बाद काव्य की जगह प्रमुखतः साहित्य इस शब्द का प्रचलन रूढ़ हुआ और इस साहित्य के अंतर्गत की एक विधा के रूप में काव्य शब्द का प्रयोग होने लगा। उसके कारण भी वैसे ही है, क्योंकि आरंभिक काल में साहित्य का उद्देश्य रसानुभूति या आनंदानुभूति को प्राप्त करना मात्र था। वही उद्देश्य मध्य युग तक आते आते रसानुभूति या आनंदानुभूति के साथ ज्ञानात्मक साहित्य जो है वह भी उसके साथ जुड़ गया और आधुनिक काल में हम देखते हैं कि रस के साथ साथ ज्ञान और विज्ञान का साहित्य जो है या उसके विषय जो है वह भी उसके अंतर्गत आते गए और इस कारण आज साहित्य का विस्तार जो है वह अधिक मात्रा में होता हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। इस कारण साहित्य की अवधारणा और उसके स्वरूप को आज के परिप्रेक्ष्य में देखने की तथा नए सिरे से साहित्य को परिभाषित करने की आवश्यकता है और इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आज मैं यहाँ साहित्य इस शब्द की उत्पत्ति को लेकर बात करने वाला हूँ। तो चलिए पहले हम साहित्य इस शब्द की उत्पत्ति को देख लेते हैं। साहित्य शब्द को परिभाषित करना, उसकी अवधारणा को समझना जितना हमें आसान लगता है उसके तह तक पहुंचना उतना ही कठिन बन जाता है। उसका कारण यह है कि सामान्यतः साहित्य शब्द को परिभाषित करते समय हम यह कह बैठते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है या साहित्य समाज का आईना होता है। तो कभी हम मान बैठते हैं कि जिसमें समाज का चित्रण होता है उसे साहित्य कहते हैं। अब ये जो दो धारणाएं हैं उन दोनों धारणाओं के बीच में हमें अतिव्याप्ति का दोष देखने के लिए मिलता है, क्योंकि जो दर्पण होता है वह हमेशा बताता है कि यह ऐसा ही था, यह ऐसा ही है, अर्थात इतिहास का बोध जो है वह दर्पण के माध्यम से हमें होता हुआ देखने के लिए मिलता है। साहित्य यह केवल इतिहास नहीं है, इस बात को समझने की आवश्यकता है। तो दूसरे में हम कह बैठते हैं कि जिसमें समाज का चित्रण होता है उसे हम साहित्य कहते हैं। तो
अनेक ऐसी विधाएं हैं जिसमें समाज का चित्रण तो होता है, लेकिन वे साहित्य के अंतर्गत समाविष्ट नहीं होती। तो यह जो अतिव्याप्ति दोष है, उस अतिव्याप्ति दोष को जब तक हम दूर नहीं करेंगे, सही मायने में आज के परिप्रेक्ष्य में साहित्य को समझ नहीं पाएंगे, तब तक इस तरह संभ्रम और संशय का वातावरण जो है, यह साहित्य की संकल्पना, साहित्य की अवधारणा को लेकर चलने वाला है। और यही संभ्रम और संशय का वातावरण इस परिभाषा और अर्थ के माध्यम से दूर करने का प्रयास जो है वह किया जाएगा। तो सबसे पहले साहित्य इस शब्द की उत्पत्ति को हम देख लेते हैं। सामान्यतः साहित्य शब्द की उत्पत्ति दो तरह से बताई जाती है। उनमें से पहली है साहित्य। इसके संदर्भ में बताया जाता है कि सा यह उपसर्ग, हित, धातु और यत यह प्रत्यय के संयोग से साहित्य यह शब्द बना हुआ है। सा का अर्थ अगर हम देखेंगे तो सामाजिक के रूप में लिया जाता है। तो हित का अर्थ है हितकारी या हित चाहने वाली। इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो सामाजिक हित को ध्यान में रखकर लिखी जाने वाली विधा को साहित्य कहा जा सकता है। तो दूसरी बात यह महत्वपूर्ण है साहित्यिक शब्द की उत्पत्ति को लेकर कि इस शब्द की निर्मिति सहित शब्द से हुई है। स यह उपसर्ग है और हित यह धातु है। दोनों के संयोग से सहित शब्द बना, जो बाद में धीरे धीरे साहित्य में परिवर्तित हुआ है, ऐसे अधिकांश विद्वानों का मानना है। तो इस शब्द का अगर विग्रह करके हम देखेंगे तो स का अर्थ है सबका, सह का अर्थ है सहभाव और हित का अर्थ है हितकारी, हित में या हित चाहने वाली। अर्थात सबका हित चाहने वाली रचना को साहित्य कहा जा सकता है या सबका हित चाहने वाली रचना को साहित्य कहते हैं। अब यहां स यह कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें सब है। अब सबके अंतर्गत क्या आता है? सबके अंतर्गत व्यक्ति आता है, सबके अंतर्गत परिवार आता है, सबके अंतर्गत प्रकृति आती है, सबके अंतर्गत पर्यावरण आता है, सबके अंतर्गत जीव सृष्टि आती है। इन सभी का विकास या इन सभी के हितों को ध्यान में रखकर लिखी जाने वाली विधा को हम साहित्य कहते हैं, या इस तरह का अर्थ सहित से बने हुए साहित्य के अंतर्गत हमें झलकता हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। तो दूसरा स का दूसरा यह भी अर्थ बताया जाता है सहभाव। सहभाव यह किसका है? शब्द और अर्थ का सहभाव। इस दृष्टि से अगर इस सहित शब्द को परिभाषित करेंगे तो उसका अर्थ यह निकलता है कि व्यक्ति, परिवार, समाज, जीव सृष्टि, प्रकृति, पर्यावरण आदि के हितों को ध्यान में रखते हुए शब्द और अर्थ के सहभाव से लिखी हुई रचना को साहित्य कहते हैं, या शब्द और अर्थ की कलात्मक प्रस्तुति वाली विधा को हम साहित्य कह सकते हैं। यहां इन सभी का हित भी महत्वपूर्ण है और साथ में शब्द और अर्थ का सहभाव भी महत्वपूर्ण है। दोनों बातों को सामने रखकर लिखी गई विधा को हम साहित्य कह सकते हैं, या इस तरह का अर्थ जो है इस शब्द के माध्यम से हमारे सामने आता हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। हम देख लेते हैं कि व्यक्ति और समाज के हित के लिए अनेक घटक
उपयुक्त होते हैं या महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हुए हमें देखने के लिए मिलते हैं। और उन सभी घटकों का हित करने का काम यह केवल इंसान या व्यक्ति के ही हाथ में होता है। और इसलिए इस पूरी प्रक्रिया में, इन सभी के हितों की प्रक्रिया में व्यक्ति और समाज यह महत्वपूर्ण रूप से हमें देखने के लिए मिलता है। और व्यक्ति में बुद्धि होती है, व्यक्ति में हृदय होता है और व्यक्ति में कार्यकुशलता भी होती है। हृदय में भाव और संवेदनाओं की स्पंदन हमें देखने के लिए मिलते हैं। बुद्धि में तर्क और कल्पना शक्ति हमें देखने के लिए मिलती है और व्यक्ति में कार्यकुशलता हमें देखने के लिए मिलती है। लेकिन यह कार्यकुशलता कैसी हो? यह कार्यकुशलता बुद्धि और हृदय के समन्वय से प्रेरित होनी चाहिए, तभी हित में कार्य हो सकता है, रचनात्मक कार्य हो सकता है और यह कार्य साहित्य में अभिप्रेरित है। और इस कारण इन सभी को समृद्ध करने वाली, इन सभी को पुष्ट करने वाली, इन सभी को परिपक्वता की ओर ले जाने वाली जो विचारधारा होती है, उस विचारधारा की अभिव्यक्ति करने वाली विधा को हम साहित्य कहते हैं। इस अर्थ में भी हमें साहित्य की ओर देखने की आवश्यकता है। व्यक्ति के भाव, विचार और कल्पना के साथ साथ कार्यशैली या कार्यकुशलता यह तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन इसके साथ साथ जिस भाषा के शब्द और अर्थों के माध्यम से इन सभी विचारों को हमारे पास पहुंचाती है, वह भाषा, उस भाषा के शब्द और उसके अर्थ भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। और इसलिए इन भावों को समृद्ध करने के साथ साथ अपनी भाषा को भी समृद्ध करने वाली विधा जो है, उस विधा को हम साहित्य कहते हैं। और इसलिए यह साहित्य के 4 तत्व कहे जाते हैं। मैं तो यह कहूंगा कि यह साहित्य के प्राण तत्व है। इनमें से भाव, विचार और बुद्धि यह प्राण तत्व है। भाषा, जिसके माध्यम से विचारों की अभिव्यक्ति की जाती है, वह शरीर के रूप में प्रयुक्त होती है। और इसलिए शरीर के बिना प्राण अपना कोई महत्व नहीं है और प्राण के बिना शरीर का भी कोई महत्व नहीं है। दोनों के समन्वय का सुंदर उदाहरण उसकी सजीवता है, उसकी जीवंतता है। और वह जीवंतता, उसकी सजीवता जो है, वह साहित्य के अंतर्गत हमें देखने के लिए मिलती है। इन सभी का सुंदर समन्वय जिस विधा के अंतर्गत हमें देखने के लिए मिलता है, उस विधा को हम साहित्य के नाम से संबोधित करते हैं। इस तरह का सुंदर समन्वय हमें अन्य विधा में देखने के लिए नहीं मिलता। इतना ही नहीं तो इन भावों को पुष्ट करने का काम अन्य विधा भी हमें करती हुई हमें देखने के लिए नहीं मिलती। इनमें से किसी एक आधे तत्व को लेकर उसमें अभिव्यक्ति हमें देखने के लिए मिलेगी, लेकिन यह सभी तत्व जो है, वह तत्व केवल साहित्यिक विधा में ही हमें देखने के लिए मिलते हैं। यही 4 तत्व जो है साहित्यिक विधा को अन्य विधाओं से अलग करने का काम करते हुए हमें देखने के लिए मिलते हैं। और इस कारण कौन सी विधा साहित्य के अंतर्गत रखनी है और कौन सी विधा साहित्य के क्षेत्र से दूर रखनी है, उसका निर्णय ही यह 4 तत्व करते हुए हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो यह जो शब्द का उत्पत्ति परक अर्थ है, साहित्य का हो या साहित्य का हो, इन दोनों शब्दों का उत्पत्ति परक अर्थ अगर हम देखते हैं तो सबका लगभग यही भाव और यही आशय जो है वह हम लोगों के सामने आता है कि इंसान को इंसान बनाए रखने वाली विधा को हम साहित्य कह सकते हैं। व्यक्ति तथा समाज की धड़कनों को तेज करने वाली विधा को हम साहित्य कह सकते हैं। या
भाव, बुद्धि और कल्पना का त्रिवेणी संगम के माध्यम से व्यक्ति तथा समाज को रचनात्मक कार्य करने की प्रेरणा देने वाली विधा को हम साहित्य कह सकते हैं। संस्कार, संस्कृति, सभ्यता, प्रकृति, पर्यावरण और जीव सृष्टि के साथ जोड़कर रखने वाली विधा को हम साहित्य कह सकते हैं। सबका साथ, सबका विकास वाले तत्व को केंद्र में रखकर लिखी जाने वाली विधा को हम साहित्य कह सकते हैं। और साहित्य में भाव पक्ष प्राण तत्व के रूप में होता है और कला पक्ष शरीर के रूप में कार्यरत हमें देखने के लिए मिलता है। और इस कारण भाव पक्ष और कला पक्ष के सुंदर समन्वय की अभिव्यक्ति यह साहित्य के अंतर्गत हमें देखने के लिए मिलती है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि हमें अपने तथा अपने परिवार, समाज, व्यक्ति, प्रकृति, पर्यावरण आदि के साथ जुड़े रहने के लिए साहित्य का अध्ययन करने की आवश्यकता है। इतना ही नहीं तो आज के वैज्ञानिक युग में जितनी भी समस्याएं निर्माण हो चुकी है, चाहे वह व्यक्तिगत स्तर की हो, पारिवारिक स्तर की हो, सामाजिक हो या आर्थिक हो या पर्यावरण की समस्याएं हो, उन सभी के मूल में भाव, विचार और कल्पनाओं का विस्फोट हो जाने के कारण जो है वह हमें देखने के लिए मिलते हैं। साहित्य ही एकमात्र ऐसी विधा है कि मनुष्य के मस्तिष्क को और हृदय को एक साथ जोड़कर सृजनात्मक, रचनात्मक नव निर्माण करने की प्रेरणा जो है वह देती है। और इसलिए यह साहित्य ही आज एकमात्र विकल्प हमारे सामने है आज की या वर्तमान की समस्याओं को दूर करने के लिए। और इसलिए हमें साहित्य का अध्ययन करने की आवश्यकता है। यही साहित्य जीवन में हमें सुख, शांति और आनंद देने वाला है। अन्य एक भी ऐसी विधा नहीं है जो हमारे जीवन में सुख, शांति और आनंद स्थापित कर सके। वर्तमान परिस्थिति की त्रासदी को देखते हुए प्रसाद की पंक्ति मुझे याद आ रही है। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न, इच्छा पूरी क्यों हो मन की, एक दूसरे को मिल न सके यही विडंबना जीवन की। अर्थात आज ज्ञान अर्थात बुद्धि, हृदय और उसके कार्य तीनों में विस्फोट जो है वह हमें देखने के लिए मिलता है। सोचते हम कुछ और है, करते कुछ और है और हृदय हमारा चाहता कुछ और है। तीनों तीन दिशाओं में चलने लगे हैं और इस कारण आज हमारा जीवन कई त्रासदियों से घिरा हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। जब तक इन तीनों में सुंदर समन्वय स्थापित नहीं हो पाता तब तक व्यक्ति हो, समाज हो, जीव सृष्टि हो, प्रकृति या पर्यावरण हो, वह कभी भी सुखी और समृद्ध हो नहीं सकता और सही मायने में इन सभी का विकास भी कभी हो नहीं सकता। और इसलिए इन सभी में अर्थात बुद्धि, हृदय और उसकी कार्य कुशलता में समन्वय स्थापित करने का काम यह साहित्य करता है। और इसलिए साहित्य का अध्ययन करने की आज आवश्यकता है और इसलिए हमें साहित्य का अध्ययन करना चाहिए। तो चलिए सिर्फ पैसों को कमाने के लिए नहीं तो जीवन को पाने के लिए हम साहित्य का अध्ययन करते हैं। अगले वीडियो में हम साहित्य की अवधारणा और उसके स्वरूप को लेकर अलग अलग विद्वानों ने जो परिभाषाएं दी है उन परिभाषाओं को देख लेते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।